नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 32वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि नीति निर्देशक तत्वों का यह दूसरा व्याख्यान है। पहले व्याख्यान के अंतर्गत हमने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विशेष जानकारी को जानने का प्रयास किया। यह जो दूसरा व्याख्यान है, इसमें हम इसके 3 भागों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्वों का जो टॉपिक है वह आता है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत। भाग 1 के अंतर्गत राज्य संघ की बात होती है, 2 के अंतर्गत होती है नागरिकता की, 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की और 4 के अंतर्गत हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक आते हैं। और चौथे भाग की हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। तो प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान जानकारी के साथ। जानकारी नोट डाउन कर चुके हैं, आइए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक आते हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन्हीं भागों की चर्चा हम आज के व्याख्यान में करेंगे। पहली बात है कि जो यहाँ पर भाग बांटे हुए हैं, जो तत्व बांटे हुए हैं, इनको अध्ययन की दृष्टि से बांटा हुआ है, लेकिन बेसिक तौर पर देखें तो जो हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उनको एक ही रूप में पढ़ा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से जब इसको 3 भागों में बांटा जाता है तो हम देख सकते हैं कि उसी प्रकार से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जब कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। चूँकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं अतः इनको बांटना भी आवश्यक था। और हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और आपको सामने कोई टॉपिक दे देगा, यह किस तत्व से शामिल है, और 3 ऑप्शन होंगे आपके सामने: सामाजिक तत्व, गांधीवादी तत्व, उदारवादी या बौद्धिक तत्व। तो यहाँ से आपको आंसर इनपुट करने होंगे और आंसर तभी आप इनपुट कर पाएंगे जब आप इस व्याख्यान को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से भाग के अंतर्गत कौन सी बातें आती हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक तत्व की बात करें। समाज में हम देख सकते हैं कि समाज के सभी वर्ग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक तत्व में हम देखें कि सामाजिक क्षेत्र से निकल कर आने वाले ऐसे कार्य जो सीधे तौर पर जनहित से संबंध रखते हैं, उनको सामाजिक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए सामाजिक क्षेत्र जिसमें सभी वर्ग, सभी जातियाँ जो कि हमारे समाज में निवास करती हैं, उनके भले की बात की जाती है, उनमें उपस्थित लोगों के विकास की बात की जाती है। तो उस बात के लिए क्या करते हैं, सामाजिक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात हो रही है तो किसी वर्ग को लेकर नहीं चला जा सकता। संपूर्ण देश में स्वास्थ्य की बात की जाती है। संपूर्ण देश में जिस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, हम देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल हैं जो सभी के लिए ओपन होती हैं। कोई भी जाति, कोई भी मजहब, कोई भी नागरिक वहां जाकर पर्ची कटवाता है और मुफ्त इलाज प्राप्त करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि शिक्षा सुविधाएं ही प्रत्येक भारतीय के लिए, जो भी बच्चा है उसके लिए मौजूद होती हैं। आप सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन करा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं वह सामाजिक तत्व के अंतर्गत आती हैं। इन व्यवस्थाओं को सरकारी क्षेत्र इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को यह सब सुविधाएं आसानी से प्राप्त हों। सबसे बेसिक सुविधाओं में से जो एक आती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा है वह सभी के लिए आवश्यक है, शिक्षा की सुविधा है वह भी सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए इनको सरकारी रखा गया है और ज़्यादा तौर पर इन पर पैसे खर्चे जाते हैं। यदि यह सुविधाएं पूर्णतः सरकारी संस्थानों को दी जाती तो जो कि गैर सरकारी संस्थान हैं उनको यदि यह सुविधाएं दे दी जाती, यानी इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता, तो हम देख सकते हैं कि निजीकरण के अंतर्गत आते ही यह बहुत ही महंगी हो जाती और आम लोगों से इसकी पहुंच बहुत दूर हो जाती। इसलिए इनको प्राइवेट क्षेत्र के लिए नहीं दिया गया है, अतः इनको सरकारी क्षेत्र के लिए ही रखा गया है ताकि लोगों के लिए वेलफेयर के काम किए जा सके। आपको एक बात बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। कल्याणकारी का अर्थ आप समझते ही होंगे कि हमें जब देश का कल्याण करना है, अपने लोगों का कल्याण करना है, तो इस प्रकार की विचारधारा
अपने विचारों में होनी चाहिए, यानी इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें होनी चाहिए। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी होगी जब राज्य के द्वारा उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनको शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आगे देखते हैं, सामाजिक तत्व के अंतर्गत और जानकारी देखते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सामाजिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि आर्टिकल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 39 किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन हो गए सामाजिक तत्व, और इसके अलावा हम देख सकते हैं गांधीवादी तत्व व बौद्धिक तत्व। तो यहाँ से आपको आंसर इनपुट करने होंगे। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 38 से आर्टिकल 39 है, यह किसके अंतर्गत आता है। 38 और 39 सामाजिक तत्वों के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि बातें कौन सी इसमें शामिल की गई हैं। यह अनुच्छेद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात करता है, और यह बात हम देख सकते हैं कहाँ से निकल कर आ रही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे प्रियम्बल से निकल कर आती है। न्याय की बात कर एक कल्याणकारी राज्य के लिए करता है, यानी जब एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए तो उसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय होना चाहिए। यहाँ पर सभी को समानता दी जानी चाहिए। यह राज्य में अव्यवस्थित समाज को एक स्तर पर लाने की बात करता है, जहाँ पर सबके विकास की बात हो। लोगों को सामाजिक तौर पर मजबूत बनाने की बात करता है। आर्थिक तौर पर लोगों को मजबूत बनाने की बात की जाती है। आर्थिक तौर पर लोगों को कैसे मजबूत बनाया जाता है, जो वर्ग पिछड़े हैं, जैसे कि SC ST OBC वर्ग में कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, उनको ऊपर लाने के लिए उनको विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, जैसे कि राशन पानी की व्यवस्था है, और इसके अलावा शिक्षा में रिजर्वेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर इनको न्याय दिलाकर सामान्य लोगों की तरह, यानी जो कि समाज में एक समानता लाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। उनको राजनीतिक तौर पर भी मजबूत किया जाता है, उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाता है, तथा सामाजिक क्षेत्र में भी उनके विकास की बात की जाती है। यह बात करता है हमारा आर्टिकल 38 यानी 38, जो सामाजिक तौर पर न्याय की बात करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है। सामाजिक तत्वों के अंतर्गत जो आता है, यह अनुच्छेद व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार के अवसर को प्रदान कराने की बात करता है। यानी यदि कोई व्यक्ति है और उसके लिए जो बेसिक खर्चा है, जो महीने भर का उसका जो राशन होता है, महीने भर की जो उसकी सुविधाएं हैं, जो भी उसका खर्चा होता है, उसको कम से कम इतनी भेज दी जाए कि वह आसानी से अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते। तो यहाँ पर बात होती है कि यह भी सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समाज के हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसके पास इतना रोजगार उपलब्ध हो कि वो महीने भर का जो कि अपनी आजीविका है उसको चला सके। इसमें राज्य के संसाधनों का समान वितरण की बात की जाती है। अब हम पॉइंट को देख लेते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें होती हैं। तो राज्य में संसाधनों के समान वितरण की बात इस प्रकार होती है कि मान लो ठीक है, जो टैक्स पेयर की मनी आपके पास गई है, जो कि सरकार के पास मौजूद होती है, अब हम यहाँ पर ये तो नहीं कर सकते कि जो भी संपूर्ण देश की संपत्ति है सबको समान रूप से बांट सके, लेकिन इसमें बहुत सी हौच पौच है, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो कंसोलिडेंट फंड में जो पैसा जाता है उसका यूज़ इस प्रकार से किया जाता है कि जो संसाधन इनके पास मौजूद हैं उनके समान वितरण की बात की जाती है। यानी हम देख सकते हैं कि जो इनके पास पैसा होता है तो इसमें वो क्या यूज़ करते हैं, लोगों के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए राशन उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर संसाधनों के समान वितरण की बात की जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कल्याणकारी राज्य में जो भी बातें की जाती हैं वह उतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, लेकिन बातें तो की जाती हैं। तो इसके लिए हमें अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, कार्य क्षेत्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप किसी जॉब्स पर जाते हैं, महिलाएं जॉब पर जाती हैं, तो उनके जो जहाँ पर कार्य कर रही हैं कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की बात की जाती है। आप उनसे इस प्रकार का कार्य नहीं करा सके, उनका स्वास्थ्य खराब हो सके। फैक्ट्रियों में हम देखते हैं कि विभिन्न विषैली गैसें वगैरह यूज़ की जाती हैं, और हम देख सकते हैं कि कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि ईंट के भट्टों में लोगों की जान चली जाती है। तो इस प्रकार इनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की बात की जाती है कि इनसे इस प्रकार का जोखिम भरा और खतरनाक कार्य न करवाया जाए। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है।
कहीं पर देखा जाता है कि स्त्री व पुरुषों के लिए वेतन में जो भेदभाव किया जाता है, पुरुषों के लिए वेतन अधिक दिया जाता है चूँकि उनकी मसल्स पावर होती है और उनके द्वारा कार्य अधिक किया जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है, जो कि छुट्टियों का समय होता है महिलाओं के लिए अपनी पीरियड साइकिल या गर्भ धारण करने के समय जो छुट्टियाँ दी जाती हैं उसमें वेतन को काट लिया जाता है, जो कि एक अनैतिक कार्य है, काटना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन की यहाँ पर बात की जाती है। बालकों के स्वास्थ्यपूर्ण विकास की बात भी यहाँ पर की जाती है, यानी जो बालकों को एक न्यूट्रिशन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और क्यों जिम्मेदारी होती है, इसके पीछे आप इसके तर्क को समझ लीजिए कि भारत के जो भी संसाधन हैं उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता है। और भारत की अब आप देख सकते हैं कि हम कौन से संसाधन हैं, तो आप भी एक प्रकार के संसाधन हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो एक सिस्टम है हमारे पास, एक चेयर है और बहुत सी चीज़ें हैं, माइक है, पेन है, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, तभी हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। और देश को चलाने के लिए व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है, एक विशेष अंग के रूप में व्यक्तियों को लिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि हम मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि देश की संपत्ति के रूप में लिए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बालक होते हैं उनके स्वास्थ्य रखने की जिम्मेदारी भी राज्य की होती है, चूँकि वो भी एक मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भविष्य में जाकर वह भी देश का विकास करेंगे, भविष्य में जाकर वह भी देश के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। इन सभी कार्यों को सरकार द्वारा बाध्यकारी नहीं बनाया गया है तथा ना ही इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, तथा सवाल किए जाने पर आपको संसाधनों की अपर्याप्तता का जवाब दे दिया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझना चाहिए, जो हमारे मौलिक अधिकार जो कि हमने पहले अध्ययन किए, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं, वह जो हुआ करते थे वह बाध्यकारी हुआ करते थे। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब इन सब के लिए आप कोर्ट में चुनौती दे सकते थे, अपील कर सकते थे, रिट्स बनाई गई थी। और हम देख सकते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है इनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी यदि आपको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं तो आप उसके विरुद्ध में कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन हुआ करती थी। इसके लिए अकेला फंडामेंटल राइट दिलाना ही बहुत बड़ी बात थी। और यदि यह सब अधिकार के रूप में ले लिया जाता तो यहाँ पर संसाधनों की बहुत सारी कमी हुआ करती थी। तो इसको आज तक ही बॉन्डिंग नहीं बना गया है, यानी बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, ना ही इनकी आपूर्ति पर। यदि कोई राज्य आपको पूर्णतः स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाता तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। लेकिन राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह आपको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। और जैसे ही आप वहां पर जाकर सवाल करते हैं कि आपको ये नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया जा रहा, तो कोर्ट द्वारा इसकी मनाही कर दी जाएगी और यह आपको यह जवाब मिलने को मिलेगा कि संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक तत्वों के अंतर्गत 39A भी आता है। 39A क्या बात करता है? यह अनुच्छेद समान न्याय की बात करता है, ताकि समाज में सभी लोगों को समान न्याय व्यवस्था प्राप्त हो। यहाँ पर समान न्याय की बात की जाती है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 का कार्य अधिकार नौकरियां प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों को सहायता, लोक न्याय जैसे कार्यों के लिए राज्य को निर्देशित करता है। यानी जो आर्टिकल 41 करता है वह अधिकारों की बात करता है, कार्य का अधिकार, यानी आपको जो काम होता है तो आपको रोजगार प्राप्त करने के लिए काम की बात करता है, जहाँ पर रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं आती हैं। नौकरी प्राप्त करने के लिए बात करता है कि आपके पास किसी न किसी प्रकार की नौकरी होनी चाहिए आजीविका चलाने के लिए। और बुजुर्गों के लिए सहायता, जो बुजुर्ग हो चुके हैं 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा। और हम देख सकते हैं पेंशन जैसी स्कीमें चलाई जाती हैं, तो यहाँ पर वृद्धा पेंशन की स्कीम इसके अंतर्गत आती है। लोक न्याय जैसे, यानी जो न्याय की बात होती है तो वह भी सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए यह जो आर्टिकल है, आर्टिकल 41, राज्य को निर्देशित करता है कि आपको अपने राज्य में इस प्रकार के कार्य करने हैं।
अनुच्छेद 42 की बात करें तो यह अनुच्छेद गर्भधारण के समय महिलाओं को मिलने वाली अनिवार्य अवकाश की बात करता है तथा इस स्थिति में इनका वेतन नहीं काटा जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चूँकि मात्र मृत्यु दर जो कि बढ़ती जा रही है वह इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं और इसको कंट्रोल में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। यह आती है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। इसमें जो महिलाएं कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं, यदि उनके गर्भधारण की स्थिति आती है तो उस समय पर उनको अवकाश के प्रावधान है और इस स्थिति में उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। यह बात क्या करता है, आर्टिकल 42 करता है। आर्टिकल 43 के बारे में हम जाने तो यहाँ पर बात की जाती है जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन तथा रोजगार की व्यवस्था, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार व रोजगार देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 33 क्या बात कर रहा है, उचित कार्य के लिए उचित वेतन की बात कर रहा है। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं आपको कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए ताकि आपकी आजीविका आसानी से चलती जा सके। यानी बढ़ती हुई महंगाई में हम देख सकते हैं जिस प्रकार का वेतन आपके लिए दिया जाता है, आपको मान लो कि किसी भी कार्य के लिए 200 रुपये वेतन दिया जाता है और आपका जो खर्चा है, आपके परिवार में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्यों में आप किस प्रकार से खर्चा चलाएंगे। तो यहाँ पर राज्य के लिए एक पैटर्न बनाना चाहिए और अपने जो कलेक्ट्रेट रेट होता है अपना एक रेट जारी करना चाहिए कि इतना रोजगार एक व्यक्ति के लिए आवश्यक रूप से मिल पाए ताकि वह अपनी घर की आजीविका, अपनी स्वयं की आजीविका को स्वयं चला सके। और हम देख सकते हैं जहाँ पर यह चीज़ें फुलफिल नहीं होती तो वहाँ पर बैकडोर से सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उनको पता है कि आप 200 रुपये में घर नहीं चला सकते तो इसके लिए आपको राशन की व्यवस्था की जाती है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी इसलिए की गई है और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आप उस पर आपके भोजन या छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति कर सके और बाकी ज़रूरतों की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। यह हमारे नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के द्वारा जो भी बातें की गई थी उनको शामिल करते हुए यह बातें की जाती हैं। लेकिन बातें चारों तरफ से होती हैं, जो कि व्यवस्थाएं यहाँ वहाँ से की जाती हैं तो हमें सीधे तौर पर उनको समझ में नहीं आता, लेकिन यह यहीं से निकल कर आता है। अनुच्छेद 43A की बात करें तो यह जहाँ पर ये और बी ये शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो आपको समझना चाहिए कि यह जो आर्टिकल होते हैं वह संशोधन के माध्यम से लाए जाते हैं। फैक्ट्रियों व संस्थानों में लोगों की नौकरी स्थायी होनी चाहिए, बिना कारण बताए आप उन्हें बहिष्कृत नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्रावधान बनाने के लिए आर्टिकल 43A राज्य को निर्देशित करता है। जब संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 43A को जोड़ा गया तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस संशोधन के पहले क्या होता था कि फैक्ट्रियों में जैसे ही लोगों की मशीनों की उपलब्धता करा दी जाती थी एवं अन्य चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती थी जिसमें कि लोगों की आवश्यकता नहीं होती थी तो उनको निकाल दिया जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते थे एवं बिना कारण बताए भी उनको संस्थानों से निकाल दिया जाता था। तो उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 43A को लाया गया जिसमें यह बात की जाती है कि आप बिना कारण बताए किसी भी मजदूर को अपने जो फैक्ट्री है या संस्थान है उससे बाहर नहीं निकाल सकते। उसका वह राइट हो जाता है जहाँ पर वो 5 साल तक जो जॉब करता है वहाँ पर उसका राइट्स होता जाता है कि वह नौकरी को स्थायी रूप से बनाए रखे। यदि उससे कोई गलती होती है, कोई ऐसे कार्य होते हैं जो कि नुकसानदायक होते तो उस पर कार्य किया जा सकता है, लेकिन उसको बिना किसी कारण के बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रावधान बनाने के लिए आर्टिकल 43 राज्य को निर्देशित करता है। यदि इस प्रकार के कृत्य आपके राज्य में हो रहे हैं तो आप उस पर प्रतिबंध लगाइए, उसको रोकने का प्रयास कीजिए और इस पर निगरानी रखने की बात कीजिए। इस प्रकार के लिए जो कि 43 को लाया गया था। आर्टिकल 47 की बात करें तो आर्टिकल 47 क्या बात करता है, लोगों को पोषणपूर्ण आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि देश में मानव संसाधन स्वस्थ रहे। लेकिन राज्य द्वारा यह सब सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं। सभी लोगों के लिए यह न्यूट्रिशन देने के लिए
लीगल नहीं है। सबको यह संसाधनों की उपलब्धता ना होने के कारण यह सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जाती, लेकिन जहां पर की जाती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। हम देख सकते हैं कि अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ दाल के पैकेट्स हैं जो हमारी राशन की दुकानों पर देखने को मिलते थे, तो यह लोगों को न्यूट्रिशन प्राप्त कराने के लिए, लोगों को पोषण प्राप्त कराने के लिए यह सब व्यवस्थाएं चलाई गई थी। तो यह आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है कि राज्य के लोगों के लिए आप इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराइए, इस प्रकार के न्यूट्रिशन पूर्ण खाद्य की व्यवस्था कीजिए ताकि वह स्वस्थ रह सके, चूँकि वह एक मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं और लोगों को स्वस्थ रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है। आगे देख सकते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल की, गांधीवादी युग की बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनके गांधी जी के जो विचार थे उनको किस प्रकार से संविधान में शामिल किया गया है। चूँकि आपने देखा होगा कि गांधी जी की बात क्यों हो रही है, गांधी जी तो संविधान सभा में उपस्थित ही नहीं थे। संविधान सभा में गांधी जी उपस्थित नहीं थे, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा गांधी जी की अनुपस्थिति में उनके विचारों को संविधान में स्थापित किया। चूँकि इनके जो विचार हैं वह बाध्यकारी नहीं है, कोर्ट में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। आप जाकर यह नहीं बोल सकते कि गांधी जी की बातों को क्यों नहीं माना जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि गांधी जी के जो विचार थे, यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर बोल दिया जाएगा आपसे कि हमारे पास संसाधनों की कमी है और हम उनके विचारों के अनुसार नहीं चल सकते। फिर भी इनके विचारों को शामिल किया गया है और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इनके प्रिंसिपल के अनुसार किए जाते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं इनके कार्यों पर, इनके विचारों पर। अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46 और 47 गांधीवादी विचारों की बात को करता है कि जिस प्रकार के गांधी जी के विचार थे उनके विचारों को इन आर्टिकल रखा गया है। आप आर्टिकल की जो संख्या है उसको आप याद रखिए। अब देखते हैं कि आर्टिकल 40 क्या बात करता है। इसी के अंतर्गत 73वां 74वां संविधान संशोधन लाकर ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को शामिल कर संविधान का हिस्सा बनाया गया। 3 टायर सिस्टम की हम बात करते हैं कि जो त्रिस्तरीय सरकार होती है, जिसमें तीसरा स्तर ग्राम पंचायतों को माना जाता है, दूसरा स्तर जो इसके ऊपर आता है उसमें हम देख सकते हैं राज्य की बात की जाती है, और जो पहले स्तर पर हम देख सकते हैं कि केंद्र की बात, दूसरे स्तर पर होती है राज्य की बात, और तीसरे स्तर पर जो हमारी सरकार आती है वह ग्राम पंचायत व नगर पालिकाएँ आती हैं। और यहाँ पर हमें देखना चाहिए इनको 1992 में 73वां 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ग्राम पंचायतों की बात गांधी जी द्वारा की जाती ही थी। उनके द्वारा कहा जाता था कि भारत की आत्मा ग्रामों में निवास करती है, और उस समय पर हम देख सकते हैं लगभग 80 से 86% लोग गाँव में निवास किया करते थे। इसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए गए थे। यानी जो हम देख सकते हैं कि जो ग्राम पंचायतें हुआ करती थी उनको ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता देने के लिए, उनको अधिकार प्राप्त कराने के लिए ताकि वह अपने कानूनों को बना सके, वह अपने कार्य क्षेत्र में जो भी अपनी जो एक्टिविटी है उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर की जाती थी। त्रिस्तरीय जो सरकार होती है इसका तीसरा अंग ग्राम पंचायत को माना जाता है, चूँकि मैं आपको समझा चुका हूँ। अब महात्मा गांधी जी के बारे में हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो विचार रखा गया था कि हमारे देश की जो आत्मा है वह ग्रामों में निवास करती है, अतः हमें ग्रामों के लिए कार्य करना होगा। अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी हम देख सकते हैं कि जो नवाबों का समय हमारे यहाँ पर चलता था और प्राचीन काल में भी कॉटेज इंडस्ट्रीज विकसित थी, जो कि हथकरघाओं के द्वारा जो कपड़े तैयार किए जाते थे। यानी हमने देखा होगा कि गांधी जी चरखा चलाते थे, तो उस समय जो कि कपड़ा उद्योग है उसकी बात की जाती थी। तो कपड़ा उद्योग ग्रामों की हिस्सेदारी के लिए निर्देशित करता है। यानी 43 क्या करता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, या इसके अलावा हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हथकरघा के जो भी कार्य आते हैं उनको शामिल किया जाता है। आर्टिकल 43 के बारे में 43B की बात करें तो सहकारी समितियों को स्थापित करने की बात इसके अंतर्गत की जाती है। सहकारी समितियों के बारे में आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चूँकि यह एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना चाहिए कि सहकारी समितियां होती क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समाज में कुछ व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग जगह पर जॉब्स कर रहे हैं।
यदि इनको एक मुख्य धारा में लाना है, इनको बिजनेसमैन बनाना था, तो सहकारी समितियां बहुत ही अच्छा ऑप्शन होती हैं। मान लो आपके लिए 10 लाख रुपए का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो 10 लाख का बिजनेस आप किस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास केवल 1 लाख रुपए की पूंजी है और 10 लाख का आपको व्यापार स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 10,000 की पूंजी आपके पास मौजूद है या 1 लाख रुपए की पूंजी आपके पास मौजूद है और 10 लाख का आपको व्यापार करना है, तो आप ऐसे पार्टनर की तलाश कीजिए जो आपके समान ही पूंजी रखते हैं और आप 1-1 लाख मिलाकर 10 लोगों के साथ एक सहकारी समिति बना सकते हैं और यह समिति बनाकर आप 10 लाख का व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैसे अमूल ही वह भी इसके तरह कार्य करते हैं और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो जो आय होती है, आय का समान वितरण होता है। यानी एक बिजनेसमैन यदि पैसा कमाता तो उसके पास धन, एक व्यक्ति के पास धन केंद्रित होकर रह जाता। अब हम देख सकते हैं कि इसमें 10 पार्टनर शामिल है, तो जो भी इनकम होगी वो 10 लोगों के पास जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अमीर बनाने के लिए बिजनेस के साथ जोड़ने की बात सहकारी समितियों में की जाती है। अनुच्छेद 46 की बात करें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समाज में समान न्याय सुरक्षा शिक्षित करने के लिए निर्देश राज्य देता है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर राज्य क्या निर्देश दे रहा है कि आप अपने राज्य में जो आपकी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो ऐसे लोग शामिल हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनकी आजीविका कमज़ोर है, उनके लिए न्याय सुरक्षा व शिक्षित करने की बात राज्य द्वारा की जाती है। आर्टिकल 47 की बात करें यानी 47 क्या बात करता है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए कि राज्य में शराबबंदी की बात कौन सा आर्टिकल करता है। जहाँ 4 लोग साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग 4 लोग साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप इस ट्रक के माध्यम से 4-7 के माध्यम से आपको याद रखना है कि शराब तथा नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करने के लिए या समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जो बातें की जाती हैं, उसके लिए आर्टिकल 47 राज्य को निर्देशित करता है कि आपको इस प्रकार की चीज़ों पर कंट्रोल रखना है। और जब हाईवे पर शराबबंदी जैसी बात की गई थी, जहां पर सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना थी, लोग पीकर या पर वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रदूषण फैलाते थे और इस प्रकार की बातें ना हो, इसके लिए हाईवे पर शराबबंदी का कार्य अभी हाल ही में किया गया था। तो यह एक उत्तम उदाहरण था राज्य के द्वारा जो इस प्रकार के निर्णय लिए गए थे। गुजरात को सूखा प्रदेश यानी हम देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की जो जन्मभूमि कहा जाता है गुजरात क्षेत्र, तो यहाँ पर शराबबंदी की बात की जाती है। बहुत से लोग इसे यहाँ पर शराब छोड़ चुके हैं, तो इस प्रकार गुजरात राज्य को सूखा प्रदेश यानी ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर शराबबंदी की बात की जाती है। चलिए आगे देखते हैं उदारवादी व बौद्धिक तत्व। उदारता क्या कहलाती है। हम देख सकते हैं कि आप उदारता वहाँ पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने राज्य के विकास के लिए छोटी छोटी सी बातों को शामिल करते हैं। वहाँ पर देखने वाली, जैसे कि हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट पर ध्यान देते हैं, आप देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण है और उदारवादी रूप से महत्वपूर्ण है, इस प्रकार की बातें जो कि राज्य में शामिल करने के लिए उदारवादी तथा बौद्धिक तत्वों को यहाँ पर जोड़ा गया। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उदारवादी तथा बौद्धिक तत्वों को शामिल किया गया है। यह आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A जो कि संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, आर्टिकल 39, 49, 50 और 51 में यहाँ पर बात की जाती है जो कि उदारवादी व बौद्धिक क्षेत्रों पर बात करता है। आर्टिकल 44 के बारे में हम जानकारी लें तो यह अनुच्छेद समान न्याय व्यवस्था की बात करता है। लोगों को समान न्याय व्यवस्था प्राप्त होनी चाहिए। संपूर्ण राज्य के सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होने चाहिए। उदाहरण के लिए सभी धर्म की महिलाओं के लिए समान कानून की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
यदि हम लॉ की बात करें तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट होता था, मुस्लिम मैरिज एक्ट होता था और अन्य धर्मों के अलग अलग एक्ट बना दिए गए थे जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव जैसी नीति आती थी। यानी हम देख सकते हैं यदि हिंदू विरोध करने लगे कि 3 तलाक जैसी बात हमारे धर्म में क्यों नहीं की जाती, हम क्यों नहीं तलाक दे सकते, तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के भेदभाव समझ में ना निकल कर आए, इसके लिए हमेशा ही आर्टिकल 44 बात करता आ रहा है। आर्टिकल 44 के बारे में बात की जाती है सामान्य न्याय संहिता की, जो बात करता है कि हमारे भारत में रहने वाली प्रत्येक महिला के लिए या प्रत्येक पुरुष के लिए समान न्याय की बात की जानी चाहिए। अलग अलग धर्मों के हिसाब से इसकी बात नहीं की जानी चाहिए। 3 तलाक का जो मुद्दा था, इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए इसको खंडित किया गया था। यानी हम देख सकते हैं कि जैसे कि हिंदुओं को जिस प्रकार के राइट्स मौजूद थे, उसी प्रकार के राइट्स मुस्लिमों को दिलाने की बात यहाँ पर की जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं से संबंधित इस प्रकार के कानून को बनाया गया था। तो आर्टिकल 44 क्या बात करता है, सामान्य न्याय संहिता की बात करता है। आर्टिकल 45 में आए तो यहाँ पर क्या बात की जाती है, यहाँ पर शिक्षा की बात की जाती है। हमने जो कि मौलिक अधिकारों में हमने देखा कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए थे, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बात की जाती है, जैसे कि मैंने उदारवादी और बौद्धिक तत्व की बात की, तो छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, इनको भी इस प्रकार से बनाना है कि वो 6 वर्ष के बाद अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकें। वह स्कूल जाकर अपनी जो ABCD है या का ख गा है वो सब याद करके पहले से ही तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर बात करता है आर्टिकल 45, 6 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात भी आर्टिकल 45 में की जाती है तथा इनके लिए अनिवार्य रूप से राज्य कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि आर्टिकल 35 निर्देश करता है कि आप राज्य के जो छोटे छोटे से बालक बालिकाएं हैं जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक आते हैं, उनको इस प्रकार से तैयार कीजिए ताकि वह आगे अपना अध्ययन करने के लिए सफलता से प्रथम क्लास में या प्राइमरी जो की शिक्षा है उसमें अपना एडमिशन ले सकें। तो यहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे कि राज्य के द्वारा आंगनबाड़ियाँ स्थापित कराई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि इस प्रकार के कार्य छोटे छोटे बच्चों के लिए किए जाते हैं। अब 48 की बात करें तो 48वां जो की आर्टिकल है वह क्या बात करता है, कृषि पशुपालन ऑर्गेनाइज सेक्टर की में सुधार की बात आर्टिकल 48 के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कृषि के बारे में जो भी कार्यों की बात की जाती है, जो कि कल्याणकारी राज्य के लिए कृषि किस प्रकार से होनी चाहिए, वह बात पशुपालन के लिए यानी डेयरी उद्योग के लिए किस प्रकार पशुपालन की जानी चाहिए, किस प्रकार राज्य द्वारा इनको व्यवस्थाएं या सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, इसकी बात 48 करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आप छोटी सी बात समझ लीजिए। यहाँ पर वह क्षेत्र आते हैं जिसको एक राज्य के तौर पर यानी एक संवैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त होती है, जहाँ पर आपके TF है, PF और इस प्रकार की जो कि आपकी पेमेंट है वह एक निधि के द्वारा की जाती है, यानी एक व्यवस्थित सैलरी आपकी होती है, वह ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और आप सीधे तौर पर जो मजदूरी आपके जो भी आपके ऊपर जो अधिकारी हैं सेठों द्वारा दी जाती है उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आती है। उसमें आपकी कोई भी गारंटी नहीं होती कि आपको रोज़गार उपलब्ध कराना है, यानी जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आती है उसमें बहुत सी बातें होती हैं। यदि आपकी कोई दुर्घटना होती है वहाँ पर पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो इस प्रकार की बातें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत की जाती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें बहुत सी सुविधाएं नहीं होती, तो अतः राज्य के द्वारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की उपलब्धता को बढ़ाने मतलब जो संख्या है उसको बढ़ाने की बात की जाती है। आर्टिकल 48A की बात करें तो आर्टिकल 48A जो यहाँ पर लगा दिया गया है वह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पर्यावरण, वन, वातावरण को संरक्षित रखने जैसे निर्देश आर्टिकल 48 के माध्यम से 48 का के माध्यम से यहाँ पर जोड़े गए थे। तो यहाँ पर पर्यावरण, वन, वातावरण, इस प्रकार की चीज़ें जो वातावरण से संबंधित है, चूँकि स्वच्छ वातावरण ही लोगों के लिए आवश्यक होता है। आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसमें भी हम देख सकते हैं जो कि टाइगर प्रोजेक्ट है, और हम देख सकते हैं 73 में जो कि निकल कर आया वह भी इसी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के प्रावधानों में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया
ताकि देश में विलुप्त प्राय प्रजातियां, जो भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, संकटापन्न स्थिति में हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। टाइगर प्रोजेक्ट, वन्य जीव संरक्षण आदि इसी से निकल कर आते हैं। आर्टिकल 50 की बात करें तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका व न्यायपालिका को सेपरेट करने की बात की जाती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है तो कोई भी कानून आसानी से नहीं बन पाते। यदि न्यायपालिका द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है तो कार्यपालिका उसमें टांग अड़ाने का प्रयास करती है। तो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं इनके कार्यों को अलग करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 50 यह बात करता है कि कार्यपालिका के कार्य अलग होने चाहिए व न्यायपालिका की बातें अलग होनी चाहिए, कार्य अलग होना चाहिए, ताकि दोनों स्वतंत्रतापूर्ण बातें कार्य कर सकें। आगे देखते हैं कि इसके लिए आर्टिकल 50 यह निर्देश करता है कि राज्य में आप इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना सेपरेट या स्वतंत्र कार्य कर सके। आगे देखते हैं आर्टिकल 51 की बात करें तो वो भी उदारवादी व बौद्धिक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने की बात की जाती है। मोदी जी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा, विभिन्न देशों की यात्राएं की जाती हैं। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं, इस प्रकार की यात्राएं की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए अनुच्छेद यह निर्देश देता है। आप देख सकते हैं कि जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए टेबल पर बैठने की आवश्यकता होती है। और जब टेबल पर बैठने की आवश्यकता होती है और उस पर बैठकर लोगों को जो कि संधियां हैं वह की जाती हैं, वह विवादों को सुलझाया जा सकता है, तो आपको लड़ने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि संधि के माध्यम से ज़्यादातर लोगों को समस्या का समाधान दिलाना चाहिए, जो कि क्या होता है, जो कि एक उदारवादी तरीका होता है। ऐसा नहीं आप वेपन्स लेकर जाइए, किसी ने आपके ऊपर एक पत्थर फेंका तो आप दूसरा पत्थर फेंक दीजिए। आप यहाँ पर यही कर सकते हैं कि यदि आप पर कोई भी यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है या गोलियां बरसाई जाती हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉल कीजिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और वहाँ से जाकर बोलिए कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। और मीटिंग के दौरान आप सवाल पूछ सकते हैं कि इस प्रकार के कार्य क्यों हो रहे हैं। यदि आप बातों के माध्यम से और सेंसन के माध्यम से आप देख सकते हैं, आप उनसे बोल दीजिए कि यदि आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। और भी अन्य तरीकों से उस बात को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं और आसानी से आप एक संधि के माध्यम से इस प्रकार की समस्या को सुलझाएंगे। और होता ये है कि आज बहुत से देश ऐसे हैं जो भारत के पक्ष में आते हैं, जो विपक्ष में बात किया करते थे। हम देख सकते हैं कि चीन के साथ इस प्रकार के संबंध हमारे हैं कि वह चाहता तो कभी भी सीमा विवाद को लेकर हमला कर देता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होने के कारण इस प्रकार की बातें नहीं होती। चूँकि खून खराबा और जो कि हम देख सकते हैं कि जो युद्ध जैसी कंडीशन को बचाने का प्रयास करता है वह उदारवादी तरीका होता है। संधि के माध्यम से इस प्रकार की बात की जाती है। तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने की बात यहाँ पर की जाती है। संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा क्या कहा गया था अपने किसके बारे में, DPSP के बारे में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा गया था। इन्होंने जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की एक नींव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि यह किस प्रकार से हमारे सामने आए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में इन्होंने विचार रखते हुए इन्होंने कहा कि हमारे संविधान दो प्रकार के अधिकारों की बात की जाती है। जो हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है इसमें दो प्रकार के अधिकारों की बात की जाती है। एक अधिकार वे जो कोर्ट में बाध्यकारी है, यानी जिसकी जवाबदेही कोर्ट के पास होती है, और एक वो अधिकार जिनके लिए जो कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं है, ना ही सरकार इनके बारे में जवाबदेही होती है और ना ही कोर्ट की इसके बारे में जवाबदेही होती है। वह कहलाते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो बाध्यकारी होते हैं वह कहलाते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो इनको देख सकते हैं कि इनको जो कोई मौलिक अधिकार है उनको चुनौती दी जा सकती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। और जैसे ही यहाँ पर चुनौती दी जाती है तो वहाँ से एक आंसर निकल कर आता है कि आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह बाध्यकारी नहीं है। अतः जो कि हमारा भारत देश है इसमें संसाधनों की अपर्याप्तता है। बाध्यकारी क्यों नहीं है? वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता के कारण
इन्हें बाध्यकारी नहीं बनाया गया, यानी पर्याप्तता ना होने के कारण इसको क्या बनाया गया है, बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। आलोचना क्या होती है, यह बाध्यकारी नहीं है। गांधी जी के विचारों को संविधान का मूल अंग नहीं बनाया गया है। जो कि गांधी जी की आप बात करते हैं, इनको संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो चीज़ बाध्यकारी नहीं है वह किसी संविधान का मूल अंग कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसको संविधान का मूल अंग नहीं बनाया गया, इस कारण इसकी आलोचना की जाती है। केंद्र व राज्य के कार्यों को अलग होना, यानी हम देख सकते हैं कि केंद्र के द्वारा कार्य अलग किए जाते हैं, राज्य के द्वारा अलग किए जाते हैं। वेल्थफेयर स्टेट की जहाँ पर बात की जाती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राज्य की जो जिम्मेदारी होती है अपने राज्य को लेकर अलग होती है, और केंद्र के द्वारा जो इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो बातें की जाती हैं वह अलग तरीके से की जाती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग होना भी एक आलोचना का पात्र होता है। राष्ट्रपति, संसद व राष्ट्रपति की शक्तियों का अलग होना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा उसको रोक लिया जाता है, या राष्ट्रपति द्वारा यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको संसद से पूछने की आवश्यकता होती। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इनकी शक्तियों का भी अलग होना यह एक आलोचना का पात्र बन जाता है। चलिए, तो आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आपने जानकारी प्राप्त की तीनों तत्वों के बारे में, उदारवादी तत्व, गांधीवादी तत्व और सामाजिक तत्वों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अतः आप नोट्स बनाइए, अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए और इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए जुड़े रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। आपको सारी पॉलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा हिस्ट्री पूरी हो चुकी है तो उसका आप अध्ययन कीजिए और पॉलिटी का अध्ययन आप प्रारंभ रख सकते हैं। तो इसी के साथ आप एक काम और कीजिए, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं उन तक यह लेक्चर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।